Hello and welcome to this brand new season of Leaders of Tomorrow, the only enabling platform for small businesses. Over the past 7 years, we've understood what matters most to you, the small business owner. And in our 8th year, we're taking head on 2 of your most pressing concerns, that are funding and mentoring. I'm Sunanda Jayaseelan. Tonight, we're bringing you part 2 of an exclusive interview between Mihir Bhatt, Chief Editor IPs, and the MSME Minister of India, Nitin Gadkari. In the first part of this exclusive conversation with us, the Minister had shared his views really as far as MSME growth in India is concerned for FY20. We have a quick recap. Take a listen. हमारे देश के जीडीपी का 29% हिस्सा ये एमएसएमई से आता है। दूसरी बात, अभी तक 11 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है और इतना बड़ा रोजगार निर्माण करने का सबसे इफेक्टिव कोई क्षेत्र है तो ये ही है। हमारे देश का 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है और इसलिए इस सेक्टर यानी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसलिए इस सेक्टर की आज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों का विचार करते हुए हमने काफ़ी चेंजेस नीतियों में किए हैं। हमने ये टारगेट तय किया है कि इस 5 साल में हम देश के जीडीपी में करीब 50% का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई और एसएमई का हम लोग कम से कम ले आएंगे। In the second part, the Minister addressing concerns over the slowdown, particularly in the auto and textile industries, including how the lack of financing from banks and NBFCs has hit sentiment. He also shared his views, being the Minister for Transport, on BS6 norms as far as the auto industry is concerned, and his big plans for creating textile clusters to help tackle unemployment in rural and tribal areas. The Minister also touched upon how innovation research will play a key role when it comes to the future of small businesses, stating conversion of knowledge into wealth and the conversion of waste into wealth is going to be key. Listen in. सर, जो एमएसएमई और एसएमईज़ का एक बहुत बड़ा तबका 2 क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक ऑटो क्षेत्र से और दूसरा टेक्सटाइल। मैं पहले ऑटो की बात करना चाहूँगा क्योंकि डेली अगर आप अखबार की हेडलाइन भी देखेंगे तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट स्लो डाउन्स इन दी स्पेशली इन दी पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन मेकेनिज़्म एसएमईज़ और एमएसएमईज़ की है जो कि इन क्षेत्र से जुड़ी हुई है एंड दे आर ऑल गेटिंग अफेक्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका व्यू क्या है इस पर? क्या ऑटो क्षेत्र को एक स्टिम्युलस की ज़रूरत है इस समय? डू यू थिंक देयर इज अ स्टिम्युलस रिक्वायर्ड? हमारे देश में 4.5 लाख करोड़ का कम से कम इसमें उत्पादन होता है और 40,000 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स और 45,000 करोड़ का इसमें एक्सपोर्ट है गाड़ियों का। अभी हम लोग स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं, उससे हम हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें कम से कम 15% से 20% कम कर सकेंगे ताकि रॉ मटेरियल उतना सस्ता मिलेगा। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि आज हमने ये बात ज़रूर है कि बहुत लोगों में गलत फहमियाँ हैं कि हमने कोई प्लान टाइम शेड्यूल बनाया है और डीजल पर हम बैन करने वाले हैं। हम कोई बैन वगैरह करने वाला नहीं है। पर जो ई व्हीकल्स की डेडलाइन, क्योंकि नीति आयोग का भी ये सुझाव था। ये डेडलाइन कोई नहीं है, ऐसी कोई डेडलाइन अभी तक लाई नहीं और लाने का विचार है। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। हाँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई डेडलाइन नहीं ला रहे। हाँ, एक बात जरूर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जीएसटी हमने 12% कर दिया। सर, अब तो ऑटो इंडस्ट्री ये भी डिमांड कर रही है कि जो आम पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं उन पर भी कम होना चाहिए जीएसटी। आपको लगता है ये हो सकता है? आज की ऑटो इंडस्ट्री की जो समस्या है उसमें ऐसा हुआ है कि जो ऑटो या कमर्शियल व्हीकल खरीदते उसको फाइनेंस मिलता है बैंकों से। कुछ बैंक करती थी, कुछ एनबीएफसी करती थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि एनबीएफसी काफ़ी अड़चन में आई है, वो फाइनेंस नहीं कर रही, बैंक भी फाइनेंस नहीं कर रही, तो उसके कारण भी एक सेल पर परिणाम हुआ है। तो सरकार बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करें। अगर वो फाइनेंस करेंगे तो फिर सेल में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जीएसटी में गुंजाइश नहीं है रिलीफ की। इसका निर्णय तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है और मुझे लगता है जीएसटी काउंसिल को इसका अधिकार है, पर इसके बारे में क्या करना है इसका निर्णय फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहे हैं और निश्चित रूप से इसके बारे में जो भी कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये अधिकार उनके क्षेत्र में आता है।
पर ओवरऑल इस सेक्टर को फिर से ताकतवान बनाने के लिए हमारे तरफ से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको मैक्सिमम किस प्रकार से सपोर्ट करें, और पेट्रोल डीजल के व्हीकल पर कोई हम लोग पाबंदी लाने वाले वगैरह जो बातें आई और हमने कुछ टाइम शेड्यूल किया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं दी है। नेचुरल कोर्स में ही ग्रेजुअल ये हो जाएगा। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक बस मुंबई में आ रही, पूना में आ गई, पूरे देश में आ रही है। देखो, एक डीजल बस चलाने के लिए पर किलोमीटर 110 रुपये खर्चा है। हमारे इथेनॉल बस चलती है, उसका खर्चा 78 रुपीज़ है, लंदन ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल है उसके ऊपर। और एक इलेक्ट्रिक बस का अभी टेंडर है 50 रुपये का। तो एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस चलाकर आज के डीजल बस का जो रेट, टिकट रेट है, उससे 20% कम करके हम लॉसेस कम कर सकते हैं। ट्रू। और पोल्यूशन नहीं होगा। डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारी इकोनॉमी में हम लोग जितना है उतना काम करेंगे तो उसका फ़ायदा ही होगा। और एक जो डिमांड है, और ये इनफैक्ट कई जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उनसे भी हमने सुनी है, क्योंकि हुआ क्या था, जो BS4 व्हीकल्स हैं उनकी इन्वेंट्री काफ़ी पाइलअप हो चुकी है फ़िलहाल, और वहाँ से पेमेंट का भी एक इश्यू जो है वो आ रहा है, खासकर जो छोटी कंपनीज हैं उन्हें। तो क्या BS6 की डेडलाइन आप चेंज करना पहली बात ये विषय बहुत पहले हमने निर्णय किया BS6 पर जाने का, और वो हो भी गया। हमने वो फ्यूल भी लाया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को लग नहीं रहा था कि हम उनको वो फैसिलिटी दे पाएंगे, हमने दिया। और हमने ये पहले से डिक्लेयर किया था कि इसको इस तारीख से हम उसका करेंगे, स्विच करेंगे। हाँ। तो अब ये उसी प्रकार से सबने वो पुराना मैन्युफैक्चरिंग किया, वो ऑलरेडी उन्होंने रोका है, और कुछ थोड़ा बहुत तो उन्होंने बेच दिया। अब मिलिट्री वाले मेरे पास आए, डिफेंस वाले, और अपने होम मिनिस्ट्री से भी आए कि हमको इसमें थोड़ा सा एग्जम्पशन दीजिए। तो मैंने एग्जम्पशन दिया है उनको, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ और बड़ी गाड़ियाँ हैं, वहाँ वो सब करने में टाइम लग रहा है। तो मैंने उनको ये भी किया है। तो ये इसके कारण हुआ, ये ठीक नहीं है। दूसरा, देश में पोल्यूशन भी गंभीर समस्या है। बिल्कुल। आज दिल्ली में फॉरेन से लोगों ने आना बंद कर दिया, राइट। ऐसी स्थिति आई थी। अब दिल्ली का पोल्यूशन 30% कम हुआ है। और मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और मैंने तय किया कि दिल्ली में मैं 50,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ। रिंग रोड बनाया, अभी द्वारका एक्सप्रेस वे बना रहे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस बना रहे, अलग अलग धौला कुआं का काम हो गया, बहुत से बना रहे। तो मेरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर हम लोग पोल्यूशन खत्म करेंगे। जो परली जलाते थे उसके ऊपर बायो CNG के प्लांट अब जगह जगह पर आ रहे हैं, ताकि वेस्ट टू वेल्थ का काम हो रहा। तो एक तरफ ये हमको रोजगार भी देना है, हमको MSME को इनकरेज भी करना है, उसके साथ साथ पोल्यूशन भी कम करना है, इंपोर्ट पेट्रोल डीजल का कम करना है, अल्टरनेटिव फ्यूल पर जाने के लिए जो भी किसानों को उसका फ़ायदा मिले, इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी को लाना है। अभी मैंने 100% बायो इथेनॉल पर TVS कंपनी के बाइक को लॉन्च किया। राइट। तो ये धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री, वहाँ इथेनॉल पर गाड़ियाँ चलेगी। अब फ्लेक्स इंजन की बात कर रहे हैं कि एक ही गाड़ी में, जैसे ये टोयोटो, होंडाई, जितने ब्रांड हैं, हाँ। इनका सबके अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा में फ्लेक्स इंजन है। एक 100% आप ये भी डालो, पेट्रोल भी डालो, या 100% इथेनॉल डालो। करेक्ट। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्ड, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके आधार पर हमको नए नए रिसर्च के आधार पर चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसकी टेक्नोलॉजी हमने लाई है। तो मुझे लगता है कि समय के अनुसार सेक्टर को भी रिसर्च करना, नए नए प्रोडक्ट को लाना। अब ये मॉडल नहीं लाते क्या, बदलते नहीं क्या हर साल? हाँ, हर साल नए उसी का नया मॉडल लाते। तो ये होने वाला है, ये नेचुरल कोर्स में होगा, पर हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर वो अपने यूनिट को चलाए, हमें कुछ कहना नहीं। लेकिन फिलहाल किसी तरह के स्टिमुलस का कोई विचार एटलीस्ट ऑटो सेक्टर के लिए नहीं है। नहीं है भी, वो फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, उनके अधीन वो विषय है। बिल्कुल। Time for us to slip into a short break, but we'll continue bringing you highlights of that exclusive conversation with Nitin Gadkari. That's on the other side. Just stay tuned.
Welcome back with us here on this brand new season of Leaders of Tomorrow tonight, bringing you highlights of an exclusive conversation with Nitin Gadkari. सर, दूसरा एक जो क्षेत्र है एसएमई एमएसएमई में, वो है टेक्सटाइल। और ये काफ़ी समय से ये मुश्किलों में गुजरते रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वजह से हुआ है। बैंक्स की तरफ से दिक्कत थी, इनकी भी जो लोन के डिफ़ॉल्ट्स वगैरह होते थे, लेकिन और फिर जीएसटी आने के बाद और क्योंकि उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में आना पड़ा। तो आपका क्या व्यू है इस पर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा देखिए, अभी हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। उसमें अभी देखिए, अभी हमने एक नया सोलर वस्त्र बनाया और ये हमारा एक ये जो क्लस्टर बन रहे हैं टेक्सटाइल के, 2000 सोलर चरखे होंगे। उसका सूत उसके पहले जीनिंग प्रेसिंग के छोटे यूनिट होंगे वही, और वहीं से वो पूरा कपास का रुई निकाल कर वो उसका सूत निकलेगा। सूत से वेविंग होगा, वेविंग से डाइंग, कलरिंग, कैलेंडिंग वही होगा। फिर उसका रेडीमेड गारमेंट बनेंगे, ब्रांडिंग होगा और उसका एक्सपोर्ट और मार्केट में आएगा। अब ये 40 करोड़ का एक क्लस्टर बनता है। अब मैं तो महाराष्ट्र में, मैंने भी फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी को सुझाव दिया कि जितने तालुका में कपास होता है उतने कपास में वही आप सोलर वस्त्र करो। आप जो पहने ये कपड़े सोलर चरखे पे बन सकते हैं। करेक्ट। अब उसने अच्छे अच्छे डिजाइन आए हैं, तो हम लगातार इसको इनकरेज करें। बनारस में हमारी ये जो रेशम वस्त्र है, काफ़ी उसकी साड़ियाँ, उसके ड्रेस मटेरियल पॉपुलर है। अब आवश्यकता है इसमें ब्रांडिंग करना, अच्छे डिज़ाइन लाना और उसको उनको साथ फैसिलिटी देना। अभी 40 करोड़ के प्रोजेक्ट में ये जो हमारा टेक्सटाइल क्लस्टर का प्रोजेक्ट है, 2000 सोलर चरखे, पावर नहीं लगती। अभी आप वो सूत निकालो तो पावर लगती है। तो ये कॉस्ट कम है। अच्छा, एक इसमें 2000 चरखों के में 3000 महिलाओं को काम मिल जाएगा। तो वहीं के गांव में रोजगार होगा, वहीं के वे सब साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, डाइंग सब वही होगा। और ऐसे यूनिट के यूनिट हुए, 10 करोड़ उसमें कैपिटल कॉस्ट है और 10 करोड़ सरकार दे रही है, तो 20 करोड़ में पूरी फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी और 20 करोड़ वर्किंग कैपिटल रखना है। तो ये देखो, ये गांव में बहुत अच्छे तरीके से ये अभी यूनिट चल रहे हैं और मैं तो चाहता हूँ ऐसे काफ़ी यूनिट करें। अभी ये भी संख्या हम जो मंजूर करते थे क्लस्टर्स की, ये 3 गुना हमने सैंक्शन कर दिए। पर एक बात तो जरूरी है कि डिमांड एंड सप्लाई का रेशो देखना ही पड़ेगा। और नए नए अभी आप इतना ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम है। अब नए ब्रांड कुछ कंपनियां इलेक्ट्रिक कार के ला रहे हैं, इसके नए उनके लिए बुकिंग, हेवी बुकिंग है। तो जो जिसका क्वालिटी है, नया डिज़ाइन है, उसका मार्केट भी है। और हमको वर्ल्ड में अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करना और देश की ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करना और उसमें एग्रीकल्चर, रूरल वर्सेस अर्बन, ये दोनों सेक्टर में जो डिस्पैरिटी है उसको कम करके, और कोई अब शहर में आने की जरूरत नहीं, कोई शहर के प्रॉब्लम बढ़ते, सब मुंबई आएंगे, सब दिल्ली आएंगे, सब बेंगलोर आएंगे। तो जरूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हो। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, बाम्बू है, फिशिंग है, हनी है, हम इसके ऊपर भी नई नई टेक्नोलॉजी लाकर इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में हम जहाँ जो रॉ मटेरियल है वही डेवलपमेंट हो रही, विकास होगा। जहाँ जो कला है उसके आधार पर वही प्रोजेक्ट क्लस्टर खड़ा होगा। तो और नए इनोवेटिव रिसर्च के साथ नई नई चीज़ें लाएंगे। आवश्यकता है गुड क्वालिटी, गुड पैकेजिंग, डिलीवरी ऑन टाइम और उसके साथ कॉस्ट को कम करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, इंटरेस्ट कॉस्ट को, कैपिटल कॉस्ट को कम करना, वो हम कोशिश कर रहे हैं। एक जो हमें बात अक्सर सुनने को मिल रही है, खासकर हाल के समय में, जो आर्थिक विकास की गति है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसे लेकर चिंता बनी हुई है। और एक अगर डेली आप कोई भी अखबार खोलकर देखेंगे तो उसमें मंदी की काफ़ी खबरें होती हैं अलग अलग सेक्टर की। ऑटो तो टिपिकली फ्रंट पेज पे रहता ही है। आप इस माध्यम से इस समय देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो एसएमईज़ हों, एमएसएमईज़ हों या फिर बड़े कॉर्पोरेट्स भी हों, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कभी बिजनेस साइकिल के कारण, कभी ग्लोबल इकोनॉमी के कारण, कभी डिमांड एंड सप्लाई के रेशो के कारण, हर देश में, अमेरिका में भी आई थी, सरकार ने मदद की, फिर आज की इकोनॉमी फिर मजबूत बनी। तो ये देखिए, अप्स एंड डाउन्स इज ए पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द लाइफ। उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड में फिर से एक बार नए नए इनोवेशन के साथ, नए रिसर्च के साथ
कैपिटल कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, इफेक्टिव मार्केटिंग करना, एक्सपोर्ट के लिए कोशिश करना, इस सब माध्यम से भाई आपके मार्फत उनको यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारते हुए हमने सबने काम करना चाहिए। और ये हमारे यहाँ कविता थी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ। तो यही हमारे जो छोटे छोटे उद्योग वाले हैं वो बहुत पोटेंशियल वाले हैं, उनने अच्छा काम करके दिखाया है। हमारे देश के विकास के वो बैकबोन है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो कुछ समस्या है उसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. Right. तो let us accept the problems and convert into opportunities. ये समझ कर चले, सरकार उनके साथ है। हम ये परिस्थितियों में समस्या ढूंढेंगे, जो वहाँ मदद करना है मदद करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बातचीत कर रहे, जो भी हो सकता है। पर हम सब लोग मिलकर जो प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की, उसमें एमएसएमई का रोल बहुत बड़ा है। और वो आत्मविश्वास के साथ इन समस्याओं पर मात करके आगे जाए, यही मेरा उनसे अनुरोध है। बिल्कुल। चलिए सर, एक आखिरी इनफैक्ट सवाल भी नहीं, लेकिन आपका संदेश, जैसे मैंने कहा लीडर्स ऑफ टुमारो सीज़न 8 जो है, देश का सबसे बड़ा एमएसएमई और एसएमई शो है। इस शो के लिए और इस शो के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा उनको कहना यही है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। अमेरिका में एक साल में 2 लाख 2.5 लाख पेटेंट रजिस्टर होते हैं। अभी हमारे यहाँ स्टार्टअप, स्टैंडअप, पेटेंट रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। हमारे लोग वहाँ जाकर अच्छा रिसर्च करते हैं। आने वाले समय में इनोवेशन को, रिसर्च को महत्व है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। मैं वेस्ट में काम करता हूँ और मेरा विश्वास है कि 5 लाख करोड़ की वेस्ट की इकोनॉमी बन सकती है। हमारे नागपुर में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने इनिशिएटिव लिया और हमने टॉयलेट का पानी 180 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब उस पानी से मीथेन निकाल कर CO2 अलग करके बायो CNG हम निकाल ले रहे हैं, उसका काम शुरू है। 2 महीने में प्रोजेक्ट होगा। 80 बसेस हमने बायो CNG पे कन्वर्ट की। अब 450 बसेस, 100 कार, 100-150 कार और 100 ट्रक हमारी जो स्लज है गंदे पानी की और फ्रूट, वेजिटेबल और मच्छी बटर वेस्ट है, उससे हमने बायो CNG तैयार करके चलाने वाले हैं। फिर परली से बायो CNG तैयार हो रहा है। अभी इथेनॉल को हमने मजबूत किया है। बायोडीजल देश में यूज़ कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपल वेस्ट का कन्वर्शन हम ऑटोमोबाइल फ्यूल के लिए कर सकते हैं। तो ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। और हमारे MSME के छोटे छोटे उद्योगों में बहुत क्षमता है। नए नए अच्छे प्रोडक्ट बनाने की क्षमता है, एक्सपोर्ट की क्षमता है। और इसलिए अब जब मार्केटिंग में हम लोग भारत क्राफ्ट का, हमारा ई-कॉमर्स का पोर्टल खोलेंगे तो पूरे दुनिया का मार्केट उनके लिए खुला होगा। और वो आत्मविश्वास के साथ, क्वालिटी के साथ, 101% गुड क्वालिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें, पंक्चुअलिटी, डिलीवरी ऑन टाइम एंड गुड पैकेजिंग, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है उसको स्वीकार करके आगे आएंगे तो निश्चित रूप से उनका भी विकास होगा और उनके विकास में देश का भी विकास होगा। वो पॉजिटिव अप्रोच में पूरी ताकत के साथ इस उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए आगे जाए। सरकार उनके साथ खड़ी है और यही मैं उनको विश्वास दूंगा। और उनके सभी स्टेक होल्डर के सहयोग से जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो हमारा उद्दिष्ट पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन लीडर्स ऑफ टुमारो। थैंक यू सर। That's all we could manage to pack into this show tonight, but we love hearing from you, the viewer. Do get in touch. Our contact details coming up in just a moment. Thanks so much for watching. Have a good night.